नमस्कार। आज हम करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। प्रस्तुत कहानी में श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। भले ही आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। इसमें कमलेश्वर जी ने बताया है कि आज़ादी के बाद भी भारतीयों की जो मानसिकता है वो गुलामी की ही रही है। अर्थात 300 वर्ष गुलाम रहने के पश्चात उनकी सोच है जो वो गुलाम ही बन गई है। अर्थात उनकी सोचने समझने की क्षमता अब आगे तक नहीं बढ़ पाई है। अब भी वो उन अंग्रेज शासकों के दायरे तक ही सीमित है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा कर आया था। अर्थात सबको इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की चिंता थी। उसके दर्जी को यह चिंता थी कि रानी भारत पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी, नेपाल के दौरे पर जाएगी, तो कब क्या पहनेगी, उसकी पहनावे की चिंता है। अर्थात भारतीय लोग अपने कामकाज को छोड़कर उस रानी के दौरे के लिए या उसके स्वागत के लिए जी तोड़ मेहनत करने लग गए। और बात जॉर्ज पंचम की नाक की। सबके दिलो दिमाग पर एक ही बात छा गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं, अर्थात नाक मान और सम्मान का प्रतीक होती है। महारानी के भारत दौरे की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें यहाँ के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी कि रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ साथ शाही महल के कुत्तों तक की तस्वीरें भी छप रही थी। अर्थात क्या आवश्यकता थी उनकी तस्वीरें यहाँ पर छापने की। लेकिन हम उसी मानसिकता के वशीभूत हैं और उन सब के लिए कितने परेशान हैं। यहाँ तक कि उनके शाही महल की, नौकरों की, रसोइयों की, कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छापी गई। रानी के आगमन को लेकर भारतवर्ष में सनसनी फैली हुई थी। रानी के स्वागत के लिए तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो रही थी। सड़कों की सफाई व मुरम्मत भी हो रही थी। सभी मुख्य इमारतें भी सजाई जा रही थी। अर्थात कितना ध्यान था कि रानी आएगी तो कहीं कोई कमी न दिखाई दे। रानी को एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया। वो दिल्ली की जो इमारतें थी उनका नाज नीनों की तरह, मतलब नई दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाने लगा। एकाएक समस्या सामने आ खड़ी हुई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस संबंध में राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, किंतु राजनीतिक आंदोलन कभी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कुछ दल नाक लगवाने के पक्ष में थे तो कुछ कटवाने की, इसलिए समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। किंतु एक हादसा हो गया कि हथियार बंद जवानों के पहरे के होते हुए भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। किंतु रानी के आगमन के समय नाक के कटने का अर्थ तो अपनी नाक कटाने के समान हो गया। क्या लगता था भारतवासियों को कि रानी जब दौरे पर आएगी और देखेगी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। जॉर्ज पंचम जो अंग्रेज वायसराय बनकर भारत में आया था, उसने कितने अत्याचार भारतीयों पर किए थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीयों को उसके नाक की चिंता, और वो भी एक मूर्ति की नाक की चिंता। देश के विभिन्न स्थानों पर शुभचिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और एक मत होकर कहा गया कि रानी के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। इसी संदर्भ में तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था। उसने अधिकारियों के चेहरे की घबराहट को जान लिया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सहज भाव से उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। अर्थात उसके बाद सभी फाइलों को खोला गया, सभी फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात फाइलों को खोला गया, लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। अर्थात इस प्रकार की कोई भी जानकारी फाइलों में नहीं मिली।
और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, अधिकारियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अंततः पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, किंतु कुछ भी पता न चल सका। अधिकारीगण फिर परेशान हो गए। एक खास कमेटी का गठन किया गया, उसे नाक लगाने का काम सौंपा गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण हर अखबार में छप गया। मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया। प्रत्येक पहाड़ पर गया मूर्तिकार, लेकिन मूर्ति पे जो पत्थर लगा था, यह मूर्ति जिस पत्थर की बनी हुई थी, उस जैसा पत्थर उसको कहीं भी नहीं मिला। अर्थात वह पत्थर भी हिंदुस्तानी नहीं था, वह पत्थर भी विदेशी था। किंतु वह कीमती पत्थर न मिल सका। उसने कहा कि यह विदेशी पत्थर है। सभापति उत्तेजित होकर बोला, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। अर्थात यहाँ पर भारतीयों की मानसिकता देखिए, वो विदेशों के कितने गुलाम बने हुए हैं। उनकी मानसिकता, सब कुछ अपने काम का छोड़कर वो एक मूर्ति की नाक के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में एक विचार कौंध आया। उसने अखबारों वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। दरवाजे बंद कर दिए गए कि बात बाहर तक न जाए। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो बनाई गई हैं। अर्थात कितना घृणित विचार उसके मन में आया कि अपने देश के नेताओं की मूर्तियां भी तो बनी हो, उनसे कोई नाक उतार ली जाए। उनमें से किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती हो तो उसे ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा सा छा गया। फिर सभापति ने कहा, यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार ने देश का भ्रमण किया। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा। सबके नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इसे क्या समझते हैं आप कि भारतवासियों का मान सम्मान उन अंग्रेजों से कहीं अधिक था कि एक मूर्ति की नाक तक, यहाँ तक कि बच्चे की मूर्ति की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इस बात से अधिकारी वर्ग में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ नहीं था। अंत में मूर्तिकार ने एक और सुझाव प्रस्तुत किया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुन किंतु उसे इसकी अनुमति दे दी गई। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले पहरे का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी काई निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि लगाई जाने वाली नाक जिंदा रह सके, सूख न पाए। अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम पे जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी। किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती थी। उन दिन अखबारों में किसी के उल्लास की कोई खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। ऐसा लगता था सभी की नाक कट गई है, किसी की नाक नहीं बची थी। अर्थात किसी का मान सम्मान भी नहीं बचा था। यदि एक मूर्ति के लिए एक व्यक्ति की नाक काट ली जाए, वो भी जिंदा और पत्थर की मूर्ति के लिए, तो हमारे ऊपर लानत है। और बड़ी जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं? अर्थात एक घृणित मानसिकता का पता लगता है और संकीर्ण मानसिकता का पता चलता है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती थी, वह किस मानसिकता को दर्शाती है? वह हमारी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। उनकी मानसिकता से पता चलता है कि स्वतंत्र होकर भी अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित हैं। उन्हें
अपने उस मेहमान की नाक बहुमूल्य लगती है जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया और अपमानित किया। उनके पास जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के बुरे कार्यों को उजागर कर विरोध करने का साहस नहीं है। वे उन्हें सम्मान देकर अपनी दासता की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार हर पर्वत पर गया, हर पत्थर तलाशे गए, लेकिन कहीं भी मूर्ति के जैसा पत्थर उसको नहीं मिला। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अर्थात जिस दिन रानी को आना था उस दिन कोई भी सभा, उत्सव या रिबन काटने जैसे स्वागत समारोह का ऐसी कोई भी सूचना अखबार में नहीं छापी गई। उस दिन के अखबार मौन थे, चुप थे। हो सकता है भारतवासियों के दिमाग में यह आ गया हो कि हम क्यों एक विदेशी के लिए इतना आदर सत्कार करें। हो सकता है अंत में उन सबको ये होश आ गया हो कि यह सब हम गलत कर रहे हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है। उनकी लाट यानी प्रतिमा से नाक चली जाना उनका अपमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर उनका खंडन किया गया है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर सभी सरकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर करने की अपेक्षा उनकी आराधना में जुट गए। यह कार्य भारत की नाक कटने के समान था। जॉर्ज पंचम एक विदेशी शासक था, उसकी नीतियां भारत विरोधी थी, इसलिए उसकी नाक किसी भारतीय सेनानी से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते, तैयार दिखाई देते हैं। उसकी नाक लगाने के लिए हजारों लाख रुपए खर्च कर दिए। अंत में कोई जीवित नाक उस पर लगा दी गई। इससे तो भारतीयों की नाक और भी कट गई। जॉर्ज पंचम की नाक